क्लास स्टार्ट करूं मैं? सब लोग आ गए? गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। तो हम लोग क्लास आज ही स्टार्ट करते हैं। जी मैम। काफी दिनों बाद मेरी क्लास हो रही है। जी मैम। हाँ, बीच में डिस्कंटिन्यू हो गई थी, कोई इशू नहीं। लास्ट क्लास जो लिया था क्लियर हो गई थी सब कॉन्सेप्ट्स बेटा? यस मैम। है ना, म्यूजिक Yes, थेरेपी ma'am. पे लिया था ना? जी मैम। ओके। जी जी। तुम लोग का एक स्टार्टिंग पॉइंट जो कई सारे दिए हुए हैं, एक मैन्युस्क्रिप्ट है जी। है ना? हाँ, मैन्युस्क्रिप्ट पे आज हम थोड़ा सा तुम लोग को बताना चाहेंगे। एक्चुअली मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, क्या आवश्यकता है इसकी, और रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उसकी जरूरत होती है, क्या इम्पोर्टेंस है उसकी रिसर्च में, और एज ए म्यूजिक सब्जेक्ट में, क्योंकि हम लोग सब म्यूजिक सब्जेक्ट के हैं और म्यूजिक में रिसर्च करनी अल्टीमेटली तुम लोगों को, तो उसके लिए मैन्युस्क्रिप्ट्स का क्या यूज है, इसकी इन सब चीजों पर आज हम बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप लोग एक पेन ले लो, अपना पैड ले लो, उसमें नोट भी कर सकती हो पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट्स जो हम लोग के आ रहे हैं डिस्कशन में। बेटा म्यूट कर लो थोड़ा सा, तो डिस्टरबेंस कम होगा। हाँ, तो ये मैन्युस्क्रिप्ट जो शब्द है, मैन्युस्क्रिप्ट, तो मैन्युस्क्रिप्ट एग्जैक्टली है क्या? ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है? होता क्या है? तो मैन्युस्क्रिप्ट वो डॉक्यूमेंट्स है, वो मटेरियल है जो हमें हाथ से लिखी हुई हो, हैंड रिटन हो। बेटा डिस्टरबेंस आ रहा है, देखो किसका है? ठीक है, आलोक कुमार, हाँ अब ठीक है, ओके। तो जो हाथ से लिखा हुआ हो दस्तावेज, ऐसा मटेरियल, ऐसी हमारे पास जो भी किसी के विचार हों या थॉट्स हैं या कोई फैक्ट्स हैं जो हाथ से लिखा हो, उसको हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। क्लियर? तो ये मैन्युस्क्रिप्ट एक आदमी भी लिख सकता है, और मैन्युस्क्रिप्ट कई आदमियों के द्वारा भी लिखा जा सकता है, जो बहुत बड़े बड़े होते हैं हमारे। इसको हिंदी में कहते हैं पांडुलिपि, ठीक है ना? पांडुलिपि कहलाता है ये, जो हाथ से लिखा हो। और विद्वान तो यहाँ तक बताते हैं कि पांडुलिपि का इतिहास बहुत पुराना है। देश में हमारे जब भी जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उस टाइम का पांडुलिपि का इतिहास है, जहाँ पे कई सारी पट्टियां होती थी जो हड्डी की बनी हुई होती थी या मिट्टी की बनी हुई हो। इस टाइप के भी कई सारे हमको मटेरियल मिलते हैं, मोहरों पे भी मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, जिन पे कि हाथ से लिखा हुआ मटेरियल मिलता है। तो इन सब को हम लोग पांडुलिपि कहेंगे। अच्छा, पांडुलिपि जैसे मैंने पहले बताया कि एक व्यक्ति भी लिख सकता है, और इसको कई सारे लोग भी हाथ से लिख के एक तैयार कर सकते हैं पांडुलिपि। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब भी इतिहास पे हम दृष्टि डालें, तो हमारे कई जगह जब हम खुदाई करते हैं पुरानी जगह, तो हमें कई सारी ऐसी चीजें मिली हैं, जैसे कि सिक्के मिले हैं, या हड्डियां मिली हैं, या कोई कहो पेड़ के पत्ते मिले हैं, जिनके ऊपर लिखा गया है, हाथ से लिखा गया। तो कोई प्रिंटिंग का कुछ ऐसा था नहीं कि प्रिंटिंग मशीन्स हो या किसी पे भी जो छप सकता हो। तो मुद्रण कहना चाहिए, मुद्रण ना हो, छपा हुआ ना हो,
या कहना चाहिए प्रिंटेड ना हो या किसी और चीज से तैयार ना किया गया हो मटेरियल, तो वो जो भी मुद्रित होगा या जो प्रिंटेड होगा या छपा हुआ होगा या किसी और रीति से किसी भी मेथड से कोई मटेरियल तैयार किया गया हो, कहना चाहिए दस्तावेज तैयार किए गए होंगे, तो वो पांडुलिपि नहीं कहलाएंगे। पांडुलिपि सिर्फ वही कहलाएगा जो हस्तलिखित ग्रंथ हो। जो हस्तलिखित ग्रंथ हैं वही पांडुलिपि कहलाएंगे। क्लियर? तो अब पांडुलिपि का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से तुम लोग को क्लियर हो गया होगा। इसी को हस्तलिपि या लिपि ग्रंथ भी कहते हैं। पांडुलिपि को ही हस्तलिपि या लिपि ग्रंथ, मतलब जो लिखे गए हो ग्रंथ हाथ से, वो भी कहलाए जाते हैं। इन्हीं को कुछ लोग मातृका ग्रंथ के नाम से भी ये जाना जाता है, मातृका ग्रंथ। तो जो हमको पुराने धार्मिक ग्रंथ मिलते हैं, अतीत के जो ग्रंथ मिलते हैं, वो सब पांडुलिपि के माध्यम से ही हमको मिलते हैं। तो पांडुलिपि की जो विशेषता कहेंगे कि ये ऐसा दस्तावेज है जो हाथ से लिखा गया होता है। ठीक है? और किस पे लिखते हैं ये? एग्जैक्टली इसको ताड़ के पत्तों पर या छाल, पेड़ की छालों पर या चमड़े के ऊपर, इन सब पे ये हमको मिलता है लिखा हुआ। ठीक है? पांडुलिपि जो है उसको मातृका ग्रंथ भी कहते हैं, हस्तप्रति या लिपि ग्रंथ भी इसको कहते हैं, और इंग्लिश में इसको मैन्युस्क्रिप्ट या कभी शॉर्ट फॉर्म में MS या MSS इस नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में इसको मैन्युस्क्रिप्ट या MS, वही मैन्युस्क्रिप्ट का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है? इस नाम से भी इसको जाना जाता है। हमारे पास जो सबसे प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट है वो हमको मिलती है लगभग की है ये, जो ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट है वर्ल्ड में, हमारे पूरे वर्ल्ड के इतिहास में। तो उसको कहते हैं एलेपो कोडेक्स, ALEPPO CODEX, इस नाम से ये जाना जाता है। क्लियर? अच्छा, मैन्युस्क्रिप्ट जो है तो क्लियर हो गया कि है क्या एग्जैक्टली। और मैन्युस्क्रिप्ट का के लिखने के लिए एक विशेष साधन और विशेष कौशल की अत्यंत आवश्यकता होती थी। एक विशेष साधन क्या? पेड़ के पत्ते हो या चमड़ा हो, और वो भी चमड़ा ऐसे कच्चा नहीं, उसको भी तैयार किया जाता होगा। पेड़ों को भी उस पत्ते के बड़े बड़े जो पत्ते हैं या छाले हैं पेड़ की, उनको उस हिसाब से तैयार करने का एक साधन होता था, एक मेथड होता था, और उस पर लिखा जाता था हाथ से। वो भी एक लिखने का भी एक अंदाज होता था, एक कौशल होता था, यानी कि हर एक आदमी उसको आसानी से लिख ले। तो वो जो एक मेथड था वो बहुत साइंटिफिक रहा था हमारे प्राचीन भारत में। और प्राचीन हर जगह मिलता है हमको मैन्युस्क्रिप्ट्स, खाली भारत नहीं, सभी संसार के विभिन्न जगहों पर मैन्युस्क्रिप्ट्स या हस्तलिपि या पांडुलिपि हमको प्राप्त होती हैं। तो उनको लिखने का एक विशेष कौशल की आवश्यकता होती थी। ठीक है ना? तो इसको लिखने वालों को जो उनको पूरा विद्वान जो भी लोग थे जो लिखते थे, उनको सभी इस चीज की नॉलेज होनी अत्यंत आवश्यकता होती थी। इन कलाओं से पूरे पूर्ण होते थे ये लोग। जर्मनी के विद्वान मैक्स मुलर ने एक जगह लिखा है कि भारत ही एक मात्र ऐसा देश है जहां अनेक हस्तलिखित ग्रंथ मिलते हैं जो ज्ञान से परिपूर्ण है। ये मैक्स मुलर का कथन है। इसका मतलब ये है कि हमारे भारत में बहुत सारी पांडुलिपियां हमें प्राप्त होती हैं। पांडुलिपि का उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी एकदम रिच संस्कृति है, ज्ञान का ये जो अत्यंत प्राचीन परंपरा है,
वो सुरक्षित रहे और संरक्षित रहे, और आने वाले समय में वो परंपरा, वो ज्ञान आने वाले समय में आने वाली जनरेशन को प्राप्त हो सके, दिया जा सके, इसी उद्देश्य से पांडुलिपियां लिखी गईं। क्लियर? ये उसका उद्देश्य था, पांडुलिपि लिखने का उद्देश्य। और पांडुलिपि के लिए हम ये कह सकते हैं कि एक छाल पर या धातु पर या ताड़ के पत्ते, कहीं कहीं सोने और चांदी पे भी सामग्री पर भी हमको ये लिखित मिलती है। और ये कई वर्ष पुरानी ये हस्तलिपि है, जिसका एक संयोजन कहलाता है पांडुलिपि। तो इसको देखा जाए तो इसका वैज्ञानिक बहुत महत्व है, ऐतिहासिक बहुत महत्व है, और सौंदर्य परक भी बहुत इसकी इंपॉर्टेंस है कि कितनी खूबसूरती से, कितनी सफाई से वो लिखा गया। ऐतिहासिक तो है ही इसका कि हिस्टोरिकल जो हमारे अब विशेषताएं हैं, जितने भी ज्ञान है इतिहास के विषय में, हमारे प्राचीन जो चीजें हमको पढ़ने को मिलती हैं, वो इन्हीं पांडुलिपि के द्वारा, इनको पढ़कर हम समझ, तभी तो हम इसके ऊपर कोई शोध कर सकते हैं कि अगर ये विचार था या ये फैक्ट्स थे तो क्या थे। तो पांडुलिपि ही एक हमको ऐसा साधन मिलती है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंस, ये हमारा सोर्स है, जिससे कि हमें पता लगता है कि हमारा प्राचीन समय में क्या स्थिति रही थी, क्या ज्ञान था, क्या लोगों की सोच थी, हमारी क्या संस्कृति थी। और इसका बहुत साइंटिफिक, इसका इसलिए इसका आवश्यकता ये हमको दिखती है कि साइंटिफिकली बहुत ये एक इम्पोर्टेंस रखता है कि जो भी चीज थी वो लिखित रूप में, हमको हस्तलिखित रूप में लिखना भी, और उसके बाद कई सालों तक वो प्रिजर्व रहे, सुरक्षित रहे, ये भी साइंटिफिक नॉलेज के बिना ये संभव नहीं हो सकता था। तो इसका उद्देश्य अगर कोई कहे कि पांडुलिपि का उद्देश्य क्या है, तो कहेंगे हम ये कि प्राचीन परंपरा को संरक्षित करना, उसको प्राचीन संस्कृति को सुरक्षित रखना, और उस सुरक्षित रखकर उस संस्कृति को नई पीढ़ी तक, नई पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को अपनी सभ्यता, अपनी परंपरा से उनको परिचय कराना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य था पांडुलिपियों का। और काफी हद तक पांडुलिपियां इस उद्देश्य में सफल हुई हैं, क्योंकि हम कभी भी कोई चीज हमें अगर पढ़नी होती है, किसी के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करना होता है, तो अगेन हम उन पांडुलिपियों के तरफ ही हमको जाना पड़ता है, उनको स्टडी करना पड़ता है, तभी हम डिटेल में देख सकते हैं कि क्या चीजें थी। अब हमें मान लीजिए नाद के विषय में, स्वर के बारे में, या संगीत, कोई भी टॉपिक ले लो आप, उसके विषय में अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है, तो हमें अगेन पांडुलिपियों का अध्ययन करना बहुत आवश्यक हो जाता है। एक एक शब्द पांडुलिपि के हमारे लिए रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ये पांडुलिपि का महत्व, उसका उद्देश्य, ये सर्वविदित है। क्लियर हुआ आप लोगों को ये सब चीजें, ये पांडुलिपि एग्जैक्टली है क्या, और पांडुलिपि लिखने के लिए क्या क्या आवश्यकता है। भाई इसको साइंटिफिकली इसकी नॉलेज होनी चाहिए, कैसे लिखने का अंदाज है, उसको ज्ञान, जो भी लिख रहा है उसको विद्वान भी होना चाहिए, तभी वो उस चीज को ठीक से, अच्छे से लिख सकते थे। ठीक है ना? तो ये पांडुलिपि का क्या उद्देश्य था, और पांडुलिपि का क्या, उसको क्या महत्व था, और क्या उसका, किसको कहते हैं पांडुलिपि। ठीक है ना? अच्छा, पांडुलिपि आप कहेंगे कि मिलेंगी कहाँ पर, तो हमारी पुरानी पुरानी लाइब्रेरीज में सुरक्षित हैं कई सारे। इस अभी तुमको हम आगे बताएंगे कि क्या हमारी सरकार ने भी बहुत सारा प्रयत्न किया है। देखिए हुआ क्या, लोगों ने के पास पुरानी पुरानी पांडुलिपियां पड़ी रही, और वो अधिकतर नष्ट भी हो गई, क्योंकि उसकी केयर नहीं हो पाई, और समय आने पर वो नष्ट हो गई। इसको सब देखते हुए हमारी सरकार ने बहुत प्रयत्न भी किए हैं पांडुलिपियों को कैसे वो प्रिजर्व करें।
भुज के जो ताड़ के पत्ते पर भी कई सारी पांडुलिपियां लिखित हमको प्राप्त होती हैं। पांडुलिपियां अगर कहें तो ये ताड़ के पत्र पे है, या ताम्र पत्र, या स्वर्ण, सारे प्रकार हैं डिफरेंट। आप इसको लिख भी सकते हो कि पांडुलिपियों के प्रकार। तो उसमें आ जाएगा ताड़ पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, स्वर्ण पत्र। आप लिख लो इसको, ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, स्वर्ण पत्र। ठीक है ना, ये डिफरेंट टाइप्स की पांडुलिपियां हमको मिलती हैं। ताड़पत्र है, और लोहे की लेखनी, लोहे की जो लेखनी होती थी उससे लिखते थे, लोहे की लेखनी से पांडुलिपियां लिखी जाती थी। और हजारों वर्ष से ये संकलित और संरक्षित ये जो ज्ञान है, ये दूसरी पीढ़ी को मिला, उससे नेक्स्ट जनरेशन को मिला, और आज तक हमारे पास कई सारी पांडुलिपियां सुरक्षित हैं, जिनका हम कोई भी रिसर्च करने के लिए, किसी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, या शोध करने के लिए, या किसी भी एक तथ्य को गहराई तक जानने के लिए हमको इन पांडुलिपियों का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक होता है हमारे लिए। एक अध्ययन के अकॉर्डिंगली हमारे इंडिया में लगभग 10 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। कोई कहता है 5 से 10 मिलियन के बीच मैन्युस्क्रिप्ट्स हमारे ये पांडुलिपियां हमारे भारत में हैं, जिसमें कुछ तो मिली हैं और कुछ कहीं दबी हुई हैं, बहुत सी मंदिरों में पड़ी मिलती हैं, कहीं किसी धार्मिक स्थल पर मिलती हैं, या बहुत से पुराने जो ऋषि मुनि हुए हैं उनके जो जेनरेशंस हैं उनके यहाँ मिलती हैं, या पूजा घर में मिलती हैं। तो ये कई सारी तो नष्ट भी हो गई हैं, और कई सारी इसमें अभी हमारे पास संरक्षित हैं और सुरक्षित है। तो हम कह सकते हैं कि पांडुलिपि भी एक टोटली एक विज्ञान रहा है, उसको लिखने का, कैसे उसको लिखा जाए और कैसे उसको संरक्षित किया जाए। तो ये एक टोटली विज्ञान है। क्लियर? पांडुलिपियां 75% जो पांडुलिपियां हैं वो हमें भारत में संस्कृत में मिलती हैं, संस्कृत लैंग्वेज में, और ये हमारी घरों में भी मिली, मंदिरों में मिली, कई कई जगह ये पांडुलिपियां मिली हैं। इनकी पांडुलिपि की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या? ये लिपि जो अधिकतर समझ में नहीं आती है, इतने पुराने लिखे गए हैं समय के, आधे तो उसमें से अक्षर को मिट गए हैं, या कुछ ऐसी लैंग्वेजेस में लिखी गई हैं जो आज के वैज्ञानिक उसको पढ़ नहीं पा रहे, उस टाइम के लैंग्वेज के आज के विद्वान उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आज का शब्द, जिस हम पर्टिकुलर एक शब्द है उसका अर्थ हम किसी और से प्रयोग करते हैं, और आज से पहले टाइम में, प्राचीन काल में, वो शब्द किसी और तरीके से इस्तेमाल किया गया हो, किस कॉन्टेक्स्ट में वो प्रयोग किया गया है, इस पर भी क्लैरिटी नहीं हो सकती। तो बहुत सी अधिकतर पांडुलिपियां समझ नहीं पाते हैं हम लोग, मिलती तो है लेकिन उसका क्या डिफाइन क्या कर रहे हैं वो क्लियरिटी नहीं मिल पाती है। और इस पांडुलिपि लिखने में एक कमी और थी। क्या? ये समय बहुत लेती थी, बहुत समय लगता था पांडुलिपि लिखने में, और पांडुलिपि जो होती थी वो जैसे भारी बहुत होती थी, क्योंकि एक पेज तो नहीं, कई सारे लिखा गया, कई सारे थॉट्स लिखे गए, तो वो एक बड़ा उसका मतलब वेट हो जाता था पांडुलिपि का। तो जब वेट हो जाता था नेचुरली, एक तो उसकी कॉपी नहीं हो सकती ढेर सारी दोबारा लिखने में, अब दोबारा में आदमी वही विचार लिखेगा तो विचार भी चेंज हो जाएंगे, हो सकता है उसमें कुछ नई चीजें आ जाएं, एग्जैक्टली वो सेम कॉपी तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस आ जाते होंगे। तो एक तो कॉपी इसकी नहीं मिलती, जैसे आजकल हमारी पुस्तक एक बुक है उसकी हजारों बुक्स मिल जाती हैं, क्योंकि प्रिंटिंग के थ्रू हमारे ये काम होता है। और पांडुलिपि क्योंकि हाथ से लिखा जाता था, तो ये बहुत टाइम टेकिंग होती थी पांडुलिपि। क्लियर ना?
और इस समय बहुत टाइम लेती थी, भारी बहुत होती थी, बहुत वेट हो जाता था इनका, और अधिकतर ये समझ में नहीं आती थी। और सबसे बड़ी बात, ये खराब बहुत जल्दी हो जाते थे पांडुलिपि। अगर ठीक से उसको संरक्षित नहीं किया गया होगा तो बहुत जल्दी वो खराब हो जाती होंगी, फफूंद लग जाती होगी, या उस समय का एटमॉस्फेयर जो है उसका इफेक्ट उन पांडुलिपियों पे आया होगा और अधिकतर पांडुलिपि खराब हो गई। दूसरी बात, जैसे हम सर्कुलेशन में नहीं आ सकती पांडुलिपियां, मतलब सकती, अब एक आ गई तो एक पर्टिकुलर जगह रखी हुई है, वो ही रखी गई है वहां पर। अब जगह जगह जहाँ जाए, कानपुर में कोई पांडुलिपि है तो बनारस में है या बंबई में है, तो इसको इधर से उधर ले के जाना में असंभव था उस टाइम, ठीक है ना। तो उसका सर्कुलेशन या उसका वितरण नहीं हो सकता था कि कोई अपना किसी के संस्कृति है कुछ है या कुछ थॉट लिखे तो कैसे दूसरे तक उसको कन्वे करे। इसलिए इन इन पांडुलिपियों को क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगता था और बहुत मेहनत लगती थी, मेहनत बहुत लगती थी इसको लिखने में, और धन भी बहुत खर्च होता था। अब एक चीज को लिख रहे हैं, उसको कंप्लीट करने में उसको टाइम लग रहा है, मेहनत लग रही है, और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत होता था। तो इन सब चीजों का, ये सब इसकी ड्रॉबैक्स कहने चाहिए या पांडुलिपियों के कमियां कहनी चाहिए। फिर भी पांडुलिपि बहुत इंपॉर्टेंस रखती है हमारे शोध में। हमारे किसी भी टॉपिक पर अगर हमको रिसर्च करनी है तो उससे संबंधित जो प्राचीन मटेरियल है, जो भी प्राचीन चीजें रही हैं, जो उसका बेस रहा है, उसको अध्ययन करने के लिए हमको पांडुलिपि का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक होता है। हाँ, बुक्स जैसे कहते हैं कि भाई किताबों से भी तो पढ़ के चल जाता है, लेकिन किताबों में जो प्रिंटिंग हुई है ना, जो लिखे गए हैं तथ्य, वो तथ्य, और जो पांडुलिपि में लिखे गए तथ्य हैं, जो हस्तलिपि है, उसमें कहीं ना कहीं जरूर डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि ये तथ्य तो अभी के लिखे गए हैं। अभी बुक्स जो जिन्होंने लिखी है, उन्होंने अपने विचार से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस तथ्यों का विश्लेषण किया है। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज पर रिसर्च कर रहे हैं तो उसको फिर जानना, पांडुलिपि का अध्ययन करना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। तो मुझे लगता है आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि पांडुलिपि है क्या, हस्तलिखित लिखित ग्रंथ है ये, और इनका इम्पोर्टेंस क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, और इनकी कमियां क्या हैं, ठीक है ना। और क्योंकि अलग अलग लोगों के द्वारा लिखी जाती थी तो इनको लिखने का ढंग भी अलग होता था, है ना। अगर एक जगह लिखी गई है पांडुलिपि और दूसरी जगह लिखी गई है तो वो बहुत आपस में मेल नहीं खाती थी, क्योंकि अलग अलग कल्चर के लोगों ने वो लिखा है, और दूसरे कल्चर डिफरेंट है, वहां पे जो संगीत के विषय में लिखा है वो दूसरे जगह पाई गई पांडुलिपि पर एकदम अलग होगा, क्योंकि वो वहां का कल्चर है। क्लियर हो गया। तो ये आपस में एक दूसरे को पढ़ तो सकते नहीं, तो कंपैरिजन भी नहीं हो सकता था कि ऐसा है तो हम भी ऐसा लिखें। क्लियर। हाँ, पांडुलिपि का एक बहुत बड़ा हिस्सा, काफी पार्ट जो हमको मिलता है, वो कश्मीर के महाराजा, उनके द्वारा श्रीनगर संग्रहालय में रखा गया है। श्रीनगर संग्रहालय, अगर आप कभी आपको जाना हो तो आप वहां जाकर पांडुलिपियां को देख सकते हो। काफी हमें वहां पर श्रीनगर में प्राप्त होती हैं ये पांडुलिपि जो है। हमारी 2002 में, सन 2002 में, आप इसको नोट कर लो बेटा, 2002 में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन यानी नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन, इसकी स्थापना की गई 2002 में, जिसमें उनका खास क्या था कि पांडुलिपि उपलब्ध हो, ढूंढी जाए पांडुलिपियां, और उनको एकत्रित किया जाए। ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग था ये काम। क्लियर हो रहा है ना, कि इतनी जगह जगह जाकर पांडुलिपियों को इकट्ठा करना और उनको रखना। कई सारी हमारी पांडुलिपि जो है
हमको मिलती हैं, लाइब्रेरीज में मिलती हैं। जैसे कि एक भंडारकर ओरिएंटल अनुसंधान संस्थान है पूना में, है ना। वहां पर हमको काफी ये पांडुलिपियां मिलती हैं। लगभग कहते हैं 28 से 30 हजार वहां पे पांडुलिपियां हैं। ये क्या कहते हैं, भंडारकर ओरिएंटल अनुसंधान केंद्र है ये पूना में, ठीक है। इसी तरीके से चेन्नई में गवर्नमेंट ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। गवर्नमेंट ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी ये है चेन्नई में, जहां पर आप समझ सको कि 70-72 मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलती हैं। 70,000 के करीब मैन्युस्क्रिप्ट्स प्राप्त होती हैं, जो अधिकतर हमें को संस्कृत भाषा में मिलती हैं, ठीक है। तो हम इसको मैन्युस्क्रिप्ट को क्या कह सकते हैं कि ये एक हैंड रिटन रिकॉर्ड है विभिन्न सूचनाओं का, इंफॉर्मेशंस का, ठीक है ना। और ये हमें क्या बताती हैं, उस समय की जो सूचनाएं थी, उस समय का जो इतिहास था, उन सब के विषय में हमको ये मैन्युस्क्रिप्ट हमको बताती हैं, ठीक है। और कई सारी लाइब्रेरीज में भी ये हमको प्राप्त होती हैं, ठीक। पांडुलिपि के अध्ययन में जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या पता होना चाहिए, पांडुलिपि का अध्ययन हर आदमी नहीं कर सकता। क्लियर हो गई चीजें? क्यों? क्योंकि इसमें जिस लैंग्वेज में लिखा गया है पांडुलिपि, उसकी नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। अगर आपको वो भी ऐसी ऑर्डिनरी नॉलेज नहीं हो, जिस लैंग्वेज में वो लिखी गई हो, उस लैंग्वेज की नॉलेज बहुत अच्छे से डेप्थ में होनी चाहिए। क्लियर? कई सारी भाषाओं में हमारी पांडुलिपियां प्राप्त जो हमको होती हैं, जैसे कि नेवारी, गौड़ी या तिब्बती, कन्नड़ भाषा में, संस्कृत भाषा में। तो इन भाषाओं में जो पुरानी भाषाएं, नेवाड़ी, गौड़ी, तिब्बती भाषा, कन्नड़ भाषा, तो इन गौड़ी भाषा, इन भाषाओं को पढ़ने वाले भी बहुत कम मिलते हैं, हर जगह अवेलेबल नहीं है, है ना। कि आपको आज जाएं पांडुलिपि पढ़ना हो, आपको रिसर्च करना हो, और वो गौड़ी भाषा में लिखी है या कन्नड़ भाषा में लिखी, तो अब आपको वहां पे उस वक्त आदमी नहीं मिलेगा विद्वान जो जिसको उस गौड़ी भाषा का नॉलेज हो और आप उससे पढ़ के समझ पाए। तो आपको समझने के पहले उस लैंग्वेज का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए अगेन क्या होता है, उस पर आधारित बुक्स लिखी गई हैं बहुत सारी, है ना, पांडुलिपि पर। फिर जब वो जिसने भी लिखा है, एनालाइज किया है, तो उसमें उसके अपने विचार, उसके अपने थॉट्स, उसका अपना ज्ञान उसमें मिक्सअप हो जाता है। तो एग्जैक्टली जो तथ्य था उस टाइम का, उस से परिचय होने में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आती है। क्लियर हो गया? और जो हमने तुमको बताया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जैसे कि ताम्रपत्र या भोजपत्र, ये हमको हिमालय की तरफ जो पांडुलिपियां मिलती हैं, वो अधिकतर ताम्रपत्र लिखी हुई प्राप्त होती हैं। ऐसे ही जब राजस्थान की तरफ आप जाओ या गुजरात की तरफ जाओ, और वहां जो हमको मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलती हैं, वो अधिकतर चर्मपत्र या ताड़पत्र पे मिलती है, ठीक है ना। इसके अलावा कई सारे हमको कपड़े पे भी मिलती है मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी हुई, पत्थर पे या हाथी दांत पे, शीशे पे, दीवार पे, इस तरह के कई सारे हाथ लिखित हमको मटेरियल प्राप्त होता है, ठीक है। और क्योंकि कुछ जो हम पांडुलिपियां के ऊपर एक पूरा पाठ्यक्रम भी बना है, पूरा इसके ऊपर कोर्स होता है, पांडुलिपि कोर्स पे कोर्स होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे पूरा कोर्स होता है पांडुलिपि पे, इसके अध्ययन किया पूरा जाता है। इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन है इस लैंग्वेज, इस पे भी पांडुलिपि पर। कुछ तुमको यूनिवर्सिटी में बता दूं जहाँ पे कोर्सेज होते हैं जो प्रदान करते हैं कोर्सेज, जैसे कि तुम्हारा पुणे विश्वविद्यालय,
पुणे यूनिवर्सिटी में है, तमिल यूनिवर्सिटी में है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी है हैदराबाद। ये भी पांडुलिपि पर पूरा इनका सिलेबस है और पूरा कोर्स कराते हैं ये लोग, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। इसी प्रकार बेंगलोर यूनिवर्सिटी है, मैसूर यूनिवर्सिटी है, मैड्रास यूनिवर्सिटी है चेन्नई में। ये सब पांडुलिपि पर एक पूरा फुल फ्लेज्ड कोर्स कराते हैं ये लोग। तो मैंने तुमको ये बताया था कि सन 2002 में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना की गई है ना, सन 2002 में। ठीक है, तो इस के अकॉर्डिंगली इनका मिशन में था क्या, ये पांडुलिपि विज्ञान कहना चाहिए जिसको, ये पुरातत्व शास्त्र की एक शाखा के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। पांडुलिपि विज्ञान आप लिख सकते हो, पांडुलिपि विज्ञान पुरातत्व शास्त्र की एक शाखा है, इसको लॉजी कहलाता है। ठीक है, ठीक, ये करता क्या है मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, ये पुरातत्व शास्त्र की एक शाखा है जिसमें प्राचीन दुर्लभ पांडुलिपियों का या पुरालेख जो हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हाँ, ग्रेट। अच्छा, इसके अभी जो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन जो है वो उनको कई जगह उन्होंने जब स्टडी करी, जब सरकार ने देखा कि पांडुलिपि के विषय में हमको कैसे हमको जो पांडुलिपि हैं इनको कैसे एकत्र किया जाए, तो एक हमारी गवर्नमेंट ने एक इस मिशन की स्थापना करी। ठीक है, और इसमें इसके द्वारा इसमें पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक है, इसमें पांडुलिपियों के संरक्षण, उसको प्रिजर्व कैसे किया जाए, इसके ऊपर कार्य करना प्रारंभ किया गया। ये कार्यक्रम बिल्कुल एक अलग परियोजना है। इसमें इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो डिफरेंट पांडुलिपियां हैं उनको पता किया जाए और उनको संरक्षित किया जाए, उनको प्रिजर्व किया जाए, जिससे कि वो नष्ट ना हो और आने वाली जो जनरेशन है जो रिसर्च कर रही है उसको इसका लाभ हो सके। कहते हैं कि इंडिया के पास 10 मिलियन पांडुलिपियां हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा संग्रह है ना। कई सारी प्रकार के विषय भी हमको मिलते हैं पांडुलिपि के, और इसमें अगर आपके पास पांडुलिपियां हो तो आप इसको जाकर, इसमें पूरी एक सूची है और लोगों से जगह जगह जाकर घरों में जाके इन्होंने इकट्ठे किए हैं पांडुलिपि, और इकट्ठे करके इसको अध्ययन के लिए इसको रखा है। अब कई जगह इसके सेंटर्स भी बने हैं, जैसे कि मेरे ख्याल से मुजफ्फरपुर है ना, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, ठीक है, दरभंगा, इसमें दुर्लभ पांडुलिपियां यहाँ पे मिली। और कई आश्चर्य हुआ है कि बोरों में भर के, बक्सों में भरी हुई पांडुलिपियां ऐसी पड़ी हुई थी, तो ये लोग ने गए वहां जाके लेकर आए और पांडुलिपि का संरक्षण इन्होंने प्रारंभ किया। इसका मेन हमारा दिल्ली में है, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, इसका मेन सेंटर जो है दिल्ली में है। एक करीब पुरानी पांडुलिपि मिली है प्रभावती प्रणय, ये करीब 120-130 पेजेस है इसमें, जो ताड़पत्र पर लिखी गई है। ऐसी दुर्लभ चीजें मिली हैं। दरभंगा के एक चंद्रधारी, आप लिख सकते हो, दरभंगा के चंद्रधारी संग्रहालय है, ठीक है, वहां पर लगभग 200 पांडुलिपियां मिली हैं और कई पांडुलिपियां जितनी भी मिली हैं उन सबको रखा गया है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन बना है वो पूरी पांडुलिपियों का एक कैटलॉग बनवाता है, उसका संरक्षण करता है
और जहाँ से जाके स्टूडेंट्स जाकर उसको स्टडी कर सकते हैं उन चीजों का। तो इसलिए इसका ये जो एक सर्वेक्षण या जो भी है उसको इसको करके इकट्ठा करके इसको राष्ट्रीय पांडुलिपि में रखा जाता है। और इस एक जागरूकता कई जगह ये प्रचार भी करते हैं, अभियान चलाते हैं कि पांडुलिपि के विषय में लोगों को एक डिटेल नॉलेज उनको प्राप्त हो, है ना। और हर जिले में प्रयास हो रहा है कि हर जिले में, हर राज्य में एक उसका पूरा डिटेल सर्वे किया जाए और हर जगह में, जगह जगह जाकर, गांव जाकर, और उनकी पुरानी संस्थाएं जो हैं उनका संकलन ये किया जाता है। तो एक ये व्यापक राज्य स्तर पर का कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य मेन है कि प्रत्येक पांडुलिपि का पता लगाए ये कहाँ पर है पांडुलिपियां, और इसको इसका जो मेन इन्होंने 3 अभी तक काम शुरू किया था, उड़ीसा, बिहार और यूपी में। इन्होंने सर्वेक्षण भी किया जाकर, पता किया जाकर कि कहाँ कहाँ पांडुलिपियां मिली हैं। और कई सारी उस टाइम जो किया तो उन्होंने 6-7 लाख पांडुलिपियां प्राप्त करी इनको। कई सारे हजारों भंडार गृह भी मिले जहाँ पे ये पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु में भी देखा कि इसमें स्टूडेंट्स को इसमें अभिरुचि इनकी डेवलप की गई कि वो जाएं और पांडुलिपियों के विषय में उसका सर्वेक्षण करें और उसको इकट्ठा करें, ठीक है ना। उसके बाद में इन्होंने एमपी में भी किया, मध्य प्रदेश में भी किया, गोवा में भी किया है, जम्मू कश्मीर में है। तो ये कई सारे लगभग 13-14 जिलों में इस तरीके का कार्य हो रहा है पांडुलिपि के पर आधारित। और ये बहुत बृहद रूप से इन्होंने एक खजाना मिला है हम लोग को, समृद्ध खजाना कहना चाहिए, जो खत्म हो रहा था। वो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के हेल्प से, उनके निजी संग्रह के कारण ये पांडुलिपि का संरक्षण एक शुरू हुआ। तो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की ये जो संरक्षण गतिविधि थी, इसने इस क्षेत्र में एक नया एक कीर्तिमान स्थापित किया है। और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पांडुलिपि खत्म ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए, और उसको बचा के रखें और इसके विषय में एक जागरूकता पैदा करें। इस दृष्टि से भी ये अत्यंत इसका इम्पोर्टेंस रखता है पांडुलिपि का कार्य। तो अगर आप को कहीं कोई कहता है कि पांडुलिपियां हैं, तो एग्जैक्टली हमें जाने के लिए, उसको अध्ययन करने के लिए, उसको एक बहुत एक किसी उसको लैंग्वेज को जो जिस लैंग्वेज में लिखा है, ऐसे विद्वान की भी हमें अत्यंत आवश्यकता होती है। तो वो लोग वहां पर इस तरीके के लोगों को वहां पे नौकरी भी मिलती है मिशन में, और पूरा पर्टिकुलर उनका एक बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने बना के रखा हुआ है। हमारी क्योंकि जो विरासत है ये अद्वितीय है विश्व में, क्योंकि मिलियंस में हमारे पास पांडुलिपि हैं और अभी भी बहुत सी ढूंढना है ना। बहुत से ऐसी हैं कि अभी संभव नहीं है, कहीं कहीं पड़ी हुई हैं, कई कई बोरों में उनको पता, ऐसे मैंने बताया बोरे या बक्से में लोगों ने पुरानी पांडुलिपियों को हमको भरी हुई मिली। तो कई सारी ये पांडुलिपि के कार्यशालाएं भी ये करती हैं, जिसके माध्यम से यूनिवर्सिटीज में पांडुलिपि के विषय में पाठ्यक्रम शुरू हो जाए। और ये फेलोशिप्स भी देते हैं ये लोग पांडुलिपि से के संबंधित, पांडुलिपि का कैसे संरक्षण हो, पूरा एग्जैक्टली इसका बना हुआ है, एक सिलेबस बना हुआ है। तो ये राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और आप अपने नेट पे अगर सर्च करो तो आपको कई सारी पांडुलिपियां उसमें मिलती भी हैं। अगर आप स्टडी करना चाहो तो वो जगह भी बताते हैं कि पर्टिकुलर पांडुलिपि आपको यहाँ मिलेगी, ये पर्टिकुलर पांडुलिपि आपको इस लाइब्रेरी में या इस म्यूजियम में या इस संरक्षण जगह पे आपको प्राप्त होगी। और इसका मेन यही था इस मिशन का कि हमारी जो पांडुलिपि संपदा है, ये जो खजाना है, खोजा जाए इसको और इसको संरक्षित किया जाए। और इसमें इस कार्य में वो काफी हद तक सफल भी है हमारा ये मिशन।
जो ऐसा कहते हैं कि जो इतने मिलियंस में पांडुलिपि है, तो इसको संरक्षित करने में हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नष्ट हो गई हैं और हम पुराने इतिहास के ऊपर अब हमको डिटेल में वहां से नहीं मिल सकती है। तो यही तो भारत की समृद्ध इतिहास परंपरा और ये जो हमारी चिंतन है, जो इतिहास है, संस्कृति है, इसी की तो ये स्मृतियां हैं। इसी के माध्यम से तो हम पता लग सकता है कि हम अपने इसको स्टडी कर सकते हैं कि हमारी क्या चिंतन था प्राचीन। इस मिशन का उद्देश्य भी यही था कि इन जो कीमती हैं, ये प्रीशियस जो पांडुलिपियां हैं, इनको ढूंढा जाए, इनका पता लगाया जाए, इनको सुरक्षित रखा जाए और इनको सुरक्षित रखने के माध्यम से हम क्या करेंगे, अपनी समृद्धशाली जो हमारी परंपरा है उसको हम जान सकेंगे और उस ज्ञान का प्रयोग हम अपने भविष्य को उज्जवल बनाने में हम इस ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। तो जब भारत में प्रेस के आविष्कार, जब प्रिंटिंग काम के पहले आविष्कार से पहले जिन ताड़ के पत्रों पर या भोज पत्रों पे या जिस पे किसी भी चीज पर हाथ से लिखने की जो पुरानी परंपरा थी, वो परंपरा सब हस्तलिपि सामग्री को ही हम पांडुलिपि कहते हैं। क्लियर? और ये हमारे पूर्वजों के जो दुर्लभ ज्ञान का भंडार है, हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस में मिलता है। ऐसे तुमको बताया मैंने, फारसी, अरबी, संस्कृत भाषाओं में भी असंख्य हमें पांडुलिपियां प्राप्त होती हैं। क्लियर? तो ये पांडुलिपि मिशन और ये जो ताड़ पत्र थे, ताड़ के सूखे पत्र, हमको उसका प्रयोग 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक मिलता है, ताड़ के पत्तों का प्रयोग। ऐसे चर्म पत्र, जो भेड़ है या बकरी है, भेड़ों के आदि के चमड़े से निर्मित जो चर्म पत्र, वो क्या करते थे, उसको चमड़े को पकाते नहीं थे। ये जो जानवरों के चमड़े होते थे, भेड़ आदि के, उसको पकाते नहीं थे और वो चूने के गड्ढे में भिगोते थे। चूने के गड्ढे में भिगो के रखा जाता था और चमड़े को, और उसके बाद उसको साफ किया जाता था। कहते हैं कि प्राचीन काल में इसका प्रचार प्रसार किया, और क्योंकि यूमेनीज द्वितीय एक हुए हैं राजा, जो जिसको एक पुस्तकालय खोलना था, लेकिन वो पुस्तक लिखने के लिए उस समय जो सामग्री थी पेड़ की छाल, वो उसको मिल नहीं रही थी, तो इसने ये भेड़ की चमड़ा का प्रयोग इस प्रकार किया कि चूने में भिगोया, फिर उसको साफ किया और उसमें लिखाया। ठीक है ना? तो इस तरीके का चर्म पत्र का ये मैन्युस्क्रिप्ट्स स्टार्ट हुई लिखने के लिए। तो ये कुछ बातें थी मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में कि ये क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। हमारे जितने पुराने ग्रंथ हैं सब आपको पांडुलिपि के में ही तो मिलेंगे, हाथ से लिखे थे तो मिलेंगे। क्लियर हो रही है? कोई चीज हमको उस तरीके के तो मिलेगा नहीं कि प्रिंटेड तक, क्योंकि उस वक्त प्रिंटिंग था ही नहीं। अच्छा, तो पांडुलिपि के मैंने इस तरीके के तुम लोगों को बताया कि पांडुलिपि संग्रहालय क्या था, राष्ट्रीय पांडुलिपि संग्रहालय, पांडुलिपि क्या है, और पांडुलिपि कितने प्रकार की होती है। ठीक है ना? जैसे तुमको बताया कि मैन्युस्क्रिप्ट्स को MSS भी कहते हैं। नोट्स चाहो तो आप लोग लिख सकते हो। क्लियर? पांडुलिपि, हस्तलिपि, हस्तलेख, इन सब के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। और पांडुलिपि एग्जैक्टली है क्या? ये एक दस्तावेज है, ये एक ऐसा मटेरियल है, ये एक ऐसा ज्ञान का स्रोत है जो केवल एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा लिखा गया हो, और कैसे लिखा गया हो, हाथ से लिखा गया हो। हस्तलिखित पत्र, कैसे हाथ से लिखित पत्र हो, मुद्रित पत्र नहीं होना चाहिए, ये मुद्रित पत्र नहीं हो सकता है। इसलिए पांडुलिपि अच्छा हमको कहाँ कहाँ मिलेगी पांडुलिपि? हर जगह पुराने जो संरक्षण किए हुए चीजें जहाँ पर हर जगह जगह मिली हमको, और कई सारे जो हमारे लाइब्रेरीज हैं इस वक्त हमको पांडुलिपि प्राप्त होती हैं।
जैसे मैंने चेन्नई में बताया कि गवर्नमेंट ओरिएंटल पांडुलिपि हमारी वहां पर है और 70,000 से अधिक पांडुलिपियां लिखी हुई हैं। कुछ ऐसे भी हैं पांडुलिपियां कि वो पढ़ी नहीं जा पाती हैं। क्लियर हो गया ये? पांडुलिपि पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है। तो हस्तलिपि, पांडुलिपि अच्छा, उसको तैयार करने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं, आवश्यकता वो भी है कि एक इसको नॉलेज हो, जो भी लिख रहा है उसको उसका पूरा टॉपिक पे नॉलेज हो, क्योंकि एक चीज वहां पर किस तरीके से लिखना में बहुत मेहनत पड़ती है। तो एक चीज उकेर करके जो भी सेंटेंस लिखा गया हो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वो कागज तैयार करने वाला एक चाहिए, जो भी जिसपे लिखा है उसको तैयार करने के लिए लिखने वाला चाहिए, और लिखकर उसको सुरक्षित रखने वाला चाहिए, और सफाई उसके ऊपर हो, क्लियर हो वो चीजें भी उसको बहुत आवश्यकता पड़ती थी। और आज भी हमको पांडुलिपि अनेक प्राप्त होती हैं। प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई पांडुलिपि लिखने में, समझने में बहुत मुश्किल आती है। शायद ही हमें कोई मूल प्रति शायद ही कहीं मिलती है मूल प्रति, क्योंकि इतने साल पुराना सब वो चीज चेंज हो गया है। और जो मूल के जो दूसरी प्रति लिखी जाती थी उसमें भी बहुत से चेंजेस हो जाते थे शब्दों के, जिससे कि जो एग्जैक्टली जो ओरिजिनली जो ज्ञान था वो सब काफी हद तक वो सब चीजों को चेंजेस हो जाते थे उन सब ज्ञान का। तो ये पांडुलिपि का मैंने एक तरीके का तुम लोग के पास कोशिश किया कि उस चीज को बता सकूं कि हमारे क्या पांडुलिपि है क्या, और राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन क्या है। ठीक है ना? पूरे देश में अगर हम सभी राज्य देखें पांडुलिपि जो केंद्र हैं, तो वो मिशन यूनिवर्सिटीज में भी करते हैं, और कुछ हमारी पांडुलिपियां मंदिरों में भी मिलती हैं। बेटा, मंदिर है या मठ है पुराने पुराने, या मदरसे, उनमें भी निजी जो संग्रह करता है उसमें भी हमको कुछ पांडुलिपियां हमको प्राप्त होती हैं। ठीक है? तो इस तरीके का पांडुलिपि एग्जैक्टली हमारे अतीत से हमारा जुड़ाव पांडुलिपि लाती है। तो मेरे ख्याल से पांडुलिपि पर काफी कुछ आप लोग को क्लियर हो गई होगी चीज ना, हाथ से कैसे लिखते थे। और रहस्यमय कई सारी ऐसी लिपियां भी हैं जो बिल्कुल रहस्यमय रह गई हैं, उसको अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। कई सारी लाइब्रेरीज में हमको ऐसे मिली है। एक तमिलनाडु की लाइब्रेरी में मैंने देखा था कि एक ऐसी पढ़ा है मैंने कि एक ऐसी अज्ञात लिखावट मिली है कि आप उसको पढ़ ही नहीं पा रहा कोई। तो इस तरीके का एक मैंने कोई इसका रिकॉर्ड भी नहीं कई सारी पांडुलिपियों का, कि कब लिखी गई, कैसे लिखी गई, कहाँ ये ताम्रपत्र थे, ताड़पत्र थे, तो कहाँ से ये संग्रह होकर आई। कई सारी चीजें भी अभी तक कोई इसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये पांडुलिपि का मैंने कोशिश किया कि तुम लोग के ऊपर सामने एक बता सकूं कि क्या इसका उपयोग है। और अगर कभी मौका लगे तो जाके लाइब्रेरीज में, या कोई बहुत बड़ी मंदिर है या कहीं पर मठ है, तो वहां पे भी कभी कहीं कहीं आपको मिल सकता है। ठीक है? तो ये पांडुलिपि पर एक कोशिश किया मैंने तुमको एक चीज क्लियर कर दूं। मेरे ख्याल से पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हाथ से सुंदर ढंग से लिखी गई है, तो एक चीज एकदम क्लियर हो गई होंगी। कुछ आगे चले इसमें? यस मैम। जी मैम। ये चीजें क्लियर हो गई ना बेटा, पांडुलिपि क्या है, क्या क्या उसका महत्व है, क्या उपयोग है ना? और कभी मौका लगे तो कहीं जाकर देख ढूंढो पांडुलिपि। अभी आप राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन पे अगर आप क्लिक करोगे, उसकी मेंबरशिप भी है, आप मेंबर बन जाओ और आपको काफी उसमें बहुत कुछ उन्होंने दिया भी है, सर्च भी कर सकते हो। और बड़ी सुंदर सुंदर ढंग से लिखी गई है, जो कि अगेन एक आर्टिस्टिक ढंग होता था। तो इसके आगे हम लोग चले। जी मैम। ओके, जी जी मैम। मैम। ठीक जी है। मैम। अच्छा, इसी के साथ तुम्हारा एक और है टॉपिक, बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड बुक्स। ठीक? तो बुक्स, अब तो मेरे ख्याल से बुक्स के बारे में तो बहुत अच्छा से तुम लोग को क्लियर हो गया होगा। तुम खुद ही जानती हो कि किताबें हैं क्या। किताबें वही जो किसी ने खुद अपने विचार लिखे हों, या किसी का अनुवाद किया हो, या दूसरों के विचार अपने
पुस्तक के रूप में एक छपाया गया हो, प्रिंट किया गया हो और वो सबको अवेलेबल हो, दैट इज कॉल्ड अ बुक। ठीक है ना? उसमें एक पब्लिशर होगा, है ना? ये तो पढ़ते हो ना, कौन उसका पब्लिशर है, कब छापी गई है, वो सन दिया रहता है, और किस प्रिंटिंग प्रेस की छपी हुई है वो बुक, और उसका एक वो भी दिया रहता है, क्या कहते हैं, आपको एड्रेस है, आप उसको मंगा सकते हो, पर इस पर्टिकुलर पब्लिकेशन दिया रहता है उसका। तो ये एक उस बुक भी बहुत आजकल जो है हर लाइब्रेरी में बुक ही तो अवेलेबल है, पांडुलिपियां तो नहीं होंगी, बट सारी हजारों बुक्स हैं लाइब्रेरीज में। तो बुक्स का एग्जैक्टली किताबें तो आपको समझ में आ गई कि पेपर पर प्रिंटिंग हो, प्रिंटेड इन पेपर एंड बाइंडिंग की हुई हो, और उसका एक मूल्य होता है, अवेलेबिलिटी होती है, और प्रत्येक व्यक्ति पढ़ सकता है उस पुस्तक को। ये पुस्तक हुई आपका, ठीक। अब पुस्तक तो डिफाइन हो गई, बट उसकी पुस्तक की मेरिट्स क्या होती हैं बुक्स की, है ना? तो किताबों का मेन क्या होता है, हमारी किताबें हमारा ब्रेन का जो पावर है उसको बढ़ाती हैं, ठीक है ना? ब्रेन पावर को बढ़ाती है किताबें। किताबें एक्सपर्ट्स के द्वारा लिखी जाती हैं, ठीक है? एक्सपर्ट उसको लिखता है जो कि कई वर्षों के अध्ययन उसने किया होगा किताब का, उस टॉपिक पर, और जो उसको ज्ञान मिला उसको उन्होंने उस ज्ञान को लोगों के सामने पुस्तक के रूप में रखा, ठीक है ना? तो पुस्तक एक हमारा कहना चाहिए स्थूल पदार्थ है, जो कि एक जैसे एक ही लेंथ और उसकी जो चौड़ाई है वैसे पेजेस का हो, एक पुलिंदा कहना चाहिए है, जो कागज हो, कागज पर निर्मित किया जाता है, और इसको हम बाइंडिंग करते हैं, इस तरीके से आप उसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना? तो पुस्तक और जो भी एक्सपर्ट लिखा है, विशेषज्ञ ने लिखा, अध्ययन किया हो, और जो अध्ययन से उसका ज्ञान अर्जित किया है उसने, वो पुस्तक के द्वारा उसने लोगों के सामने प्रिंट करवाकर उस मटेरियल को प्रस्तुत किया, ठीक। पुस्तक पढ़ने से बहुत हमारे फायदे होते हैं, जैसे मैंने बताया ब्रेन पावर बढ़ती है, हमें रोज नए नए, अगर जितनी बुक्स पढ़ेंगे हमें नए नए वोकेबुलरी से हमारा परिचय होता है, हमारी वोकेबुलरी इस प्रकार से नए नए शब्दों से परिचय होता है, तो हमारी वोकेबुलरी इंक्रीज होती है। पुस्तकों से हमारा कंसंट्रेशन पावर हमारी पुस्तकों से बढ़ता है। एक कोई चीज पढ़ रहे हैं उसके ऊपर डेप्थ में जाना, वो तो माइंड उस तरीके का डेवलप होने लगता है, एनालिटिकल थिंकिंग आ जाती है, हमारी हमारी सोच को पुस्तकें एक नई दिशा देती हैं, हमारे विचार को एक नया दिशा, एक नया रास्ता, एक नया आयाम, एक नया चीजें हमारे अंदर इंट्यूशन हमारा डेवलप होता है, और हमारी जो जिज्ञासाएं हैं उसका हमें उत्तर प्राप्त होता है पुस्तकों से। लेकिन पुस्तकें तो ये मेरिट्स हम कहना चाहिए कि पुस्तकों के हमारे लाभ हैं, हमारे पुस्तक का जो एक हमारे तरीके का पथ प्रदर्शक का हमारे लिए वो काम करता है। कोई भी टॉपिक है, उस किस टॉपिक पर डिटेल डेप्थ में जाने के लिए पुस्तक हमको सहायता प्रदान करती है, और शिक्षण में पुस्तकें बहुत फायदेमंद हैं। ये जो भी पुस्तक है होती है उसका प्रयोग पढ़ाने में, या स्टूडेंट्स को स्टडी करने में, रिसर्च करने में, या हायर एजुकेशन में, हर जगह पुस्तक अत्यंत लाभकारी है। स्टूडेंट के लिए तो है ही है, साथ ही साथ पुस्तक टीचर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रखती है, क्योंकि हमारी ये नॉलेज को बढ़ाती है। तो पुस्तक कई तरीके की भी होती हैं, जैसे आपने देखा कि ई बुक्स भी आने लगी हैं अब तो, क्लासिकल बुक्स आती हैं, डिफरेंट
क्या कहते हैं कि आपकी पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु किस तरीके से दिया जाता है, या कविताएं लिखी हो, गद्य लिखा हो, हिस्ट्री पे आधारित, तो अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग पुस्तकें, ये भी है अपने अपना आप इसमें डाल सकते हो कि डिफरेंट तरीके की बुक्स हैं, म्यूजिक की बुक्स अलग हैं, है ना। कभी आप लाइब्रेरी जाओ तो वहां पे अलग अलग मिलती हैं बुक्स, आप हर जगह तो आप जाते नहीं हो, म्यूजिक की अलग, हिस्ट्री की अलग है, तो डिफरेंट एरिया की से रिलेटेड बुक्स अलग होती हैं, जो डिफरेंट उस एरिया के विद्वानों द्वारा लिखते हैं, जो लिखित होती हैं, ठीक है ना। हाँ, इनका जो आकार होता है वो पारंपरिक अलग अलग आकार की पुस्तकें होती हैं, मोस्टली वो रेक्टेंगुलर आकार की ही होती हैं, ठीक है ना। जिस तरीके की चौड़ाई हो कवर की, कभी कभी उसका कवर आपका दफ्ती का मोटा होता है ना। ये डिफरेंट टाइप्स की बुक्स होती हैं, और उनका बाइंडिंग अच्छी हो, ये सब चीजों पर उनका बुक्स का प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए पुस्तकों की। और शुरुआत में पुस्तकों में क्या दिया रहता है, विषय सूची दी रहती है ना, कैसे क्या है, कौन 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 से टॉपिक्स हैं, फिर उसके बाद एक बाय वन चैप्टर पूरा दिया रहता है, और लास्ट में बिब्लियोग्राफी भी दी रहती है। तो इस तरीके की पुस्तकें जो एग्जैक्टली क्या है, आप इसके विषय में आप लिख सकते हो, अगर एग्जाम में आपको आता है कि आप पुस्तक को आपको कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है। पुस्तकों को इंग्लिश में हम लोग बुक्स बोलते हैं, क्लियर ही होगा आप लोग को, है ना। और पुस्तक का जो मेन रोल जो है वो यही है कि हमारे ज्ञान को बढ़ाती हैं, हमारे कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाती है, हमारी सोच को, हमारे विचारों को एक नई दिशा प्राप्त करती हैं, और हमारी अगर कोई जिज्ञासाएं हैं उनको अगर हमें शांत करना है तो हमें पुस्तकों का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स की पुस्तकें होती हैं, जैसे कि धार्मिक पुस्तक, जीवनी पर आधारित पुस्तक, जीवनियां जिसको कहलाते हैं, या शोध पर आधारित पुस्तकें, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बुक्स बहुत सारी होती हैं, या कहानियां होती हैं, स्टोरी बुक्स हैं, मैगजीन्स होती हैं, किसी पर्टिकुलर विषय पर आधारित पुस्तक हों, है ना, वो भी होती हैं। और या आपको बताया जनरल्स एक टोटली अलग है, बट वन ऑफ द पार्ट, ठीक है ना। और बुक्स का जो एग्जैक्टली है वो तुम्हारे मौलिक विचारों पर आधारित बुक्स होती हैं, या किसी ग्रंथ का उन्होंने लिखा उस ग्रंथ के विषय में, तो वो पुस्तक के रूप में आती है, या धार्मिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक पुस्तकें, डिफरेंट टाइप्स की आपको कह सकते हैं पुस्तकें होती हैं, ठीक है ना। और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें भी बहुत, जो इसका डिजिटल रूप मिल रहा है, वो भी है। कुछ बुक्स हमें ऑडियो बुक्स भी हैं, जो ब्लाइंड्स हैं जो लोग, उनके लिए ऑडियो बुक्स भी हैं, जो पूरी अलग अलग इस तरीके की इसकी कैटेगरीज हैं, साइंस की बुक्स हैं, है ना। तो ये कह सकते हैं कि पुस्तकें जो है वो मानवता के लिए हमारे अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये समय और स्थान दोनों के माध्यम से हमारे ज्ञान को संरक्षित करती है और विकसित करती है, ठीक है। पुस्तकों के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो आप लोग लिख लेना, जैसे कि कवर है ना, बैक कवर है, फ्रंट कवर है, उसका जो आवरण है, बुक्स के जो पेजेस हैं, इस टाइप के इसके बाहरी आवरण है, ठीक है। ये बुक्स का हुआ। अच्छा, अब इसकी बुक्स की डिमेरिट भी कुछ होती है क्या? एग्जैक्टली हर चीज की मेरिट होती है, तो हर चीज की डिमेरिट भी होती है। जैसे कि बहुत लोगों को बोरिंग लगती है बुक्स, बुक्स टाइम टेकिंग बहुत होती हैं, पढ़ने में कोई तुरंत जैसे कोई चीज मिल जाए, जिस्ट ऐसा नहीं, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा किताब, और बहुत ध्यान से एक एक चीज, तब आपको तो इस कहने चाहिए कि उसके ऊपर टाइम टेकिंग बहुत होती है बुक्स, है ना।
कॉस्टली होती है, नेचुरली बुक्स महंगी भी होती हैं, कुछ सस्ती हैं तो कुछ महंगी भी बुक्स होती हैं, क्योंकि प्रिंटिंग वगैरह सबका खर्चा उसमें होता है। और कभी कभी एक चीज और भी होती है कि अगर हम बुक में सही लिखा जो है, जो शब्द लिखा है, सेंटेंस लिखा है, अगर उसको हम सही ना समझें तो उसका दूसरा अर्थ हो जाता है, कहना चाहिए कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो ये सब डिमेरिट्स हैं पुस्तकों की। पुस्तकें इसलिए हम कह सकते हैं कि वो पन्नों का वह संग्रह है जिसमें कोई जानकारी, लेख, छवि, है ना, तो वो पुस्तक कहलाएगा। और पुस्तकों का मानव मनुष्य के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पुस्तकें इसीलिए कहते हैं कि नए विचार की स्रोत है, तो ये चीज गलत नहीं होगा। सूचनाएं देती हैं, हमारी सोच की, हमारी क्षमता को ये बढ़ाती है पुस्तकें। तो बुक्स कहते चाहिए कि ज्ञान का भंडार है और ये बहुत सारे चेंजेस लाती है। और कहते हैं कि पुस्तकें एक अच्छी आदत है, उसको पढ़ के ही तो हमको पता लगता है कि हमारे इतिहास में क्या था, क्या क्या चीजें थी, क्या ज्ञान था, उसके विषय में, हमारे पुस्तकों के विषय में, तभी हम उसको समझ सकते हैं। तो और पुस्तकों का हमारे सभी स्टूडेंट के जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि बाहरी दुनिया क्या है, हमारी उसके किसी भी स्टूडेंट का बुद्धि या स्मृति, उसका डिटेल्ड उसको अच्छे से उसकी सोच विकसित करने में पुस्तकों का बहुत रोल होता है। तो पुस्तकें बहुत उनका हमारे जीवन में उपयोग है। इससे कोई भी चीज कोई कह नहीं सकता कि इसका महत्व नहीं है। और यही इसलिए तो कहते हैं बुक्स हमारी जो सच्चे दोस्त जो वो पुस्तकें ही हैं। क्यों? ये हमको एक कल्चर्ड बनाती हैं, हमारे ब्रेन को कल्चर करती हैं, हमारा मार्गदर्शन करती हैं, कहते हैं रास्ता दिखाती हैं, सलाह देती हैं, बहुत इंपॉर्टेंस रखती है हमारे। तो अगर आपको किसी भी चीज पे अगर आपको रिसर्च करना है तो अगेन हमें बुक्स की नॉलेज होना हमें बहुत इम्पोर्टेंट है, कि हमें पुस्तकों का नॉलेज होना, हमें पता होना, उसको स्टडी करना, उसमें क्या चीज दी हुई है, इसलिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि केवल हमारी उसकी मेमोरी ही शार्प नहीं होती है, बल्कि उसको पढ़ने से, बुक्स पढ़ने से हमारी सोच में उसको और मदद मिलती है। सोच उसको कैसे स्पैन, हमारा मेमोरी स्पैन हमारा या फोकसिंग कैसे होगा ये। और पुस्तकें तो इतनी इजी है कि अगर आपको किसी को यहाँ से कोई चीज आपको भेजनी भी है, बतानी है, तो आप बुक आप दे दीजिए उसको, उसको स्टडी कर लेगा बंदा खूब अच्छे से, उसको स्टडी करे, रीडिंग, तभी तो रीडिंग होगा, क्या बार बार समझ कर उसको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या चीजें हैं। सो पुस्तकों का इम्पोर्टेंस, उसका महत्व बहुत है हमारी स्टडीज में, हमारी पढ़ाई में, शोध में अत्यंत आवश्यक है पुस्तकों का। इसलिए पुस्तकों का ज्ञान का इसीलिए भंडार कहा जाता है। ठीक है, तो पुस्तकों का, अच्छा हाँ, किसी चीज की समीक्षा करनी है तो भी बुक्स को हम पढ़कर उसकी समीक्षा करना आना चाहिए, उसी के बाद तो आप उसकी समीक्षा करेंगे। तो पुस्तकें हमें पढ़ने के लिए भी प्रेरित करती हैं, कि नए नए ज्ञानार्जन होने के लिए बहुत हेल्प करती हैं। लेकिन हमारे कह सकते हैं कि हमारे जीवन में पुस्तकें, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। और डिफरेंट टाइप्स की बुक्स जो हैं वो हमें डिफरेंट तरीके का हमारे नॉलेज, हमको तभी ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है, और हमें सही रास्ता हमें पुस्तकें ही तो दिखाती हैं। पुस्तकों के डिफरेंट कहाँ रहती हैं, ये पुस्तकें हमारे जगह जगह लाइब्रेरीज में, डिफरेंट लाइब्रेरीज में रहती हैं बुक्स हमारी। ये जो तुम्हारी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है कैलकाटा में, वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरी है हमारे, जो पुस्तकों के जहाँ पे होता है। हमारी इवन हरी जगह हरी कॉलेजेस में लाइब्रेरीज मिलती हैं, जिसमें डिफरेंट बुक्स का संग्रह और नॉलेज उसके या पूरे कैटलॉग्स पूरा दिया रहता है बुक्स का, जो हमें बताता है कि कैसे क्या, अगर कोई भी चीज अगर स्टडी करनी है तो बुक्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमको हर एक टीचर को किताबों की नॉलेज होना
अत्यंत आवश्यकता अपने पर सब्जेक्ट की, या किसी भी टॉपिक पर अगर आपको रिसर्च करना है, देन यू शुड नो कि कौन कौन सी बुक्स हमारी रही हैं। बुक्स हमारी कुछ पुरानी भी हैं, कुछ रिसेंट अभी नहीं है, और अगर आप कल को आप रिसर्च करते हो और आपका रिसर्च वर्क आपको पब्लिश भी आप उसको कर सकते हो, क्योंकि जो काम आपने किया है वो काम आने वाली जनरेशन को मिले, आने वाली जनरेशन के सामने पहुंचे, है ना। तो वो कैसे पता लगेगा, जब आप बुक्स को आप बुक्स की फॉर्म में आप उसको छापोगे, तब तो लोगों को समझ में आएगा कि आपने क्या काम किया है। और आपको भी कभी अगर किसी चीज के लिए नॉलेज होती तो अगेन जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई भी टॉपिक आपका है और उससे संबंधित हमें मैटर चाहिए, तो हम जाएंगे लाइब्रेरी में, कैटलॉग देखेंगे जाके, और उस बुक्स को हम तुरंत निकलवाएंगे और देन इसको स्टडी करेंगे। और उस बुक्स में भी रेफरेंसेस दिए रहते हैं, है ना, कई सारे रेफरेंसेस दिए रहते हैं कि वो बुक में अगर उन्होंने ये चीज लिखी है तो कहाँ से लिखी है, तो आप उस अगेन उस रेफरेंस बुक को निकाल सकते हो, निकाल कर आप उस एक लिंक होती चली जाती है ये पुस्तक। इसलिए पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। क्लियर। हाँ, कहते हैं एक रिक्रिएशन का भी रास्ता है, कहते हैं कि थक जाओ तो आप बुक पढ़ने लगो, तो धीमे धीमे करके आप इसको नींद आ जाती है। कहते हैं कि सोने से पहले अगर आप बुक पढ़ लो तो दैट्स वेरी गुड, क्योंकि दिमाग में वो सब चीजें चली जाती है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में। तो पुस्तकें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे ये विचारों को विकसित करता है, हमारे दिमाग को ये एक्टिव रखता है, हमें एक ज्ञान देता है, हमें एक लेसन देता है, हमें एक सबक देता है। और कई सारी जो जो हमारा होता है शब्दावली जो है वो बहुत इंक्रीज होती है। क्लियर। तो इसको पुस्तकों के ऊपर भी मेरे ख्याल से आपको एक अच्छी चीज क्लियर हो गई होंगी, बुक्स क्या है, उसकी क्या मेरिट्स हैं। हाँ, मुश्किल भी हो जाती है कि बहुत सारी कॉस्टली होती है बुक्स, नहीं अवेलेबल होती हैं, नहीं मिलती हैं, और प्रिंटिंग के लिए इसको किसी प्रिंटर भी है जो प्रिंटिंग की है उसने बुक, तो उसकी स्पेलिंग्स ना गलत हो, इन सब चीजों का भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। अब तो ISBN ISSN नंबर सबकी बुक्स, तो ये सब चीजों का क्या आपका एग्जैक्टली जो है कहीं कहीं किसी चीज की नकल ना करी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी बुक लिख रहे हैं तो उसमें नकल ना करी हुई हो, ये भी चीजें हो। अगर कही गई तो रेफरेंसेस होने चाहिए, ये ना हो कि लाइट बुक्स का कुछ लाइट बुक्स भी होती है, लेकिन आप जब कोई रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखोगे तो आपको जब अगर हम रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि आप सभी PhD स्टूडेंट्स हो, देन बुक्स के लिए आप लाइब्रेरी जाओ, अपना टॉपिक डिसाइड करो, उस टॉपिक से संबंधित जितनी लाइब्रेरी में बुक्स हैं उसको रिसर्च करना, आपको ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, लाइब्रेरी भी क्या है, हर एक लाइब्रेरी में सारी बुक्स अवेलेबल नहीं है। हाँ, कुछ जो बुक्स है हमारी वो एक लाइब्रेरी में है तो दूसरी में नहीं है, कई सारी इस तरीके की है, हर चीज एक ही जगह नहीं अवेलेबल होती रहती है बेटा। तो बुक्स का अपना डिटेल में कैसे क्या है, इसका क्या यूज है, नेचुरली मेरे ख्याल से इस चीज में कोई इतना ज्यादा नहीं है, और कॉन्सेप्ट सब चीज तुम लोग को क्लियर हो गए होंगे किताब के, है ना। क्लियर। तो अच्छा, अभी हम लोग को कितने दिनों बाद मिले हैं, और एक चीज ये बताओ, किसी को कुछ अगर टॉपिक से संबंधित कुछ डिस्कस करना चाहते हो या कैसे क्या कुछ हो, तो आप कुछ अपने बनाए हैं कि नहीं बनाए, शायद फेब तक आपको देना है अपने टॉपिक्स ना। किसी को कुछ कहना हो, कोई चीज क्लियर होनी हो कि नेक्स्ट टॉपिक हम ले लें। मैम इसमें तो भी क्लियर है सभी। है बेटा। मैम इन हेलो। टॉपिक्स में अभी डाउट नहीं है जी। हाँ एग्जैक्टली, इसमें लेकिन इसमें आ सकता है तुम लोग का अगर इसमें छोटे छोटे से यही है कि बुक्स का कैसे क्या है, क्या यूज है, क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं। और एक आप एक काम और कर लेना, आप लोग अपने बुक्स की एक लिस्ट बना लेना, ठीक है, बुक्स की। और ये जो पुराने ग्रंथ हैं मध्ययुगीन, एक आप लोग सब लोग एक लिस्ट बना लो, प्राचीन काल के ग्रंथ, मध्ययुगीन काल के ग्रंथ, और अभी मॉडर्न। क्लियर। हर ग्रंथ, ग्रंथकार का नाम, ये आना बहुत जरूरी है, एक आप पूरा लिस्ट बना लो, ठीक है। जैसे भरत
मतंग, शारंगदेव, अहोबल, सबकी किताबों के नाम, रामामाते। एक तरफ आप राइटर्स के नाम और उस तरफ ग्रंथों के नाम। इवन आजकल के जैसे कि डॉक्टर लालमणि मिश्रा जी, ठाकुर जयदेव सिंह जी, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, राम अवतार वीर, है ना, इस तरीके की किताबों का सबका। और आजकल की जो रिसेंटली है, सारे पूरा एक लिस्टिंग बना डालो आप लोग, और जितने ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से शेयर कर लो, तो एक आपके पास संग्रह हो जाएगा कि दीज आर द बुक्स। अक्सर आपके जो ये जो आपका सिनॉप्सिस जब जमा होती है आपकी, उस वक्त पूछ सकते हैं कि आप कुछ बुक्स का नाम बताइए कि जो बुक्स आप रेफरेंस के रूप में आप यूज करेंगे। क्लियर बड़ी चीज है मेरी बात? हेलो? Yes, ma'am. जी हाँ, मैम, इसको clear। बनाना बहुत जरूरी है कि कौन सी बुक्स हैं, और आप कोई भी रिसर्च अगर कर रहे हो तो आपको कौन कौन सी, कुछ तो बेसिक्स बुक्स का तो आपको स्टडी करनी ही करनी पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए बताया गया कि ये क्यों दिया गया था मैन्युस्क्रिप्ट आपके सिलेबस में, आपको पता होना चाहिए कहाँ है, क्या है। अब जैसे राष्ट्रीय मिशन है, राष्ट्रीय मैन्युस्क्रिप्ट मिशन, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो आप, एक बार देख लो, सर्च करो, बहुत सारी चीजें दी हुई हैं उसके अंदर। और किसी ने अगर दिया हुआ है किसी पुस्तक में, तो हम उसके डेप्थ तक तो पहुंचे, क्या पता डेप्थ में क्या चीज दी हुई है, हो सकता है कुछ कुछ चीज मिल सकती है ना। एक शब्द भी आपको कुछ नई दिशा प्रदान कर सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजों को मैंने सोचा कि तुम लोगों को मैं इस पर बताऊं। और किसी को कुछ प्रश्न करना हो इससे संबंधित? नहीं? किसी को कोई टॉपिक पे डिस्कस करना हो? जी मैम। किसी को कोई टॉपिक डिस्कस करना हो अपना, कोई समझा हो कोई, तो बता सकते हो। मैम हम्म। मैम मैं आलोक कुमार बोल रहा हूँ। हाँ हाँ मैम ये जो कपड़े पे लिखा होता है वो किस मतलब उसमें अंतर्गत आएगा, पांडुलिपि के अंतर्गत आएगा वो? हाँ, हस्तलिपि, हस्तलिपि में ही जाएगा, हस्तलिपि। जी हाथ से लिखा गया ना बेटा। और ये भी हम जी एक जी। चीज तुमको बता दें कि अभी देखो शोध हुए हैं, इतने ही मिले, क्या पता और कोई चीजें मिल जाए, और चीज किसी मटेरियल पे लिखा हुआ हो, हमारे सोच से अलग हो, उस टाइम अवेलेबल हो, है ना। अब तो हजारों साल पुरानी बातें हैं ये। तो जी आप ये भी देख सकते हो कि संगीत के हस्त लिपि ग्रंथ कितने हैं, किस किस समय के हैं, एक लिस्ट बना सकते हो, ढेरों मिलेंगे आपको, क्योंकि प्रिंटिंग तो अभी कुछ ही वर्ष पहले ही तो आया है प्रिंटिंग, उसके पहले तो सब हाथी से लिखा जाता था ना। इसके बाद हम तुमको एक चीज और पढ़ाएंगे कि ये तो हस्तलिखित एक अभिलेख कहलाते थे, जैसे कि तुमको मंदिरों में, है ना, ठोक ठोक के नहीं, गुफाओं में लिखते हैं, वो चीज डिफरेंट है। वो नेक्स्ट टाइम पे हम तुमको उसका भी चीज बताएंगे, कल बताएंगे कि उस पे है, कॉइन्स पर है, क्या उसका यूज था, कैसे है, ये सब डिटेल उसका कल मैं इसके ऊपर तुम्हारा नेक्स्ट इसको बताऊंगी तुमको, ठीक है ना। उसमें और इसमें क्या चीजें कैसे क्या है और उसका क्या प्रयोग है, ये सब तुमको कल हम बताएंगे। किसी को अपना कोई टॉपिक कोई डिस्कस करना चाहता हो, बताओ तुमने क्या सोचा है टॉपिक अपना, कुछ डिस्कस करो बेटा, इस पे क्या सोचा है रिसर्च के लिए। आयुष, कौन कौन है इसमें अभी? सबका कंप्लीट है रिसर्च वर्क? नहीं मैम, अभी कंप्लीट नहीं है, बट काम कर रहे हैं उस पे, क्योंकि हम लोगों का वो जो रिसर्च वाला काम होना है, सिनॉप्सिस वगैरह वाला, उसका डेट अभी तक कुछ फाइनल नहीं है, तो धीमे से बना रहे हैं, क्योंकि शुभा मैम ने बताया था कि ये हमारी फाइनल नहीं है, तो उस पे थोड़ा बहुत काम चल रहा है अभी। हाँ एग्जैक्टली और उसमें भी तुमको ये देना पड़ेगा कौन कौन सी बुक्स का तुमको रेफरेंसेस है, तो अब कोशिश करो एक लिस्ट तुम अपना बना लेना, तुम सभी लोग बना लो तो बहुत होगा, इसको तुमको लाइब्रेरी में छांटने में भी बहुत इजी होगा, है ना, यस कि मैम। कौन कौन सी किताबें हैं,
और कई कई सी में कुछ किताबें तुम्हारे भातखंडे में भी हैं। जी मैम। वहां पे भी काफी तुमको मैटर मिलेगा भातखंडे में। जी। संगीत नाटक एकेडमी में बहुत सारी हैं किताबें, वहां तो खूब पूरी भरी हुई हैं संगीत नाटक एकेडमी में। उसके मेंबर भी बन जाओ तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। कभी भी जाना हुआ गए, जाके मिल लिए वहां पर और उसको पढ़ सकते हो। मैम कहाँ पे है ये संगीत नाटक? लखनऊ में, लखनऊ में। अच्छा, ओके। लखनऊ में संगीत नाटक एकेडमी और कथक केंद्र वो इकट्ठे ही है। और बहुत अच्छी बुक्स हैं, कभी जाओ वहां पे विजिट करो, या कभी मुझे जाना हुआ तो तुम लोग को बोल दूंगी मेरे साथ चलो। बहुत जी रिसर्च करने के लिए तो बेटा वहां जाना ही पड़ेगा। जी भातखंडे में है, भातखंडे में दिया हुआ है, संगीत नाटक एकेडमी बहुत दिया हुआ है। कभी जाना, कोई प्रॉब्लम तो बता देना, मैं वहां पे बात कर लूंगी, तो उसमें फिर आप लोग कर सकते हो। अच्छी सी बुक्स बहुत अच्छे से दी हुई है, इवन थीसिस भी है। कभी हमारे पास आना तो आ जाना, तो हम दिखा देंगे, बुक्स हमारे पास रखी हुई है। एनी टाइम कभी विजिट कर लो श्रुति, तुम इसको लोग को सबको लेके आ सकते हो बेटा, है ना? सब लोग आ सकते हो, कभी भी आओ। हम अपने जो थीसिस है कुछ मेरे पास है, मैं तुम लोग को दिखा दूंगी उस चीज को कि कैसे थीसिस लिखी जाती है। ठीक है ना? कभी भी आप आ सकते हो। जी। रागों पर आधारित बुक्स बहुत सी हैं, प्रैक्टिकल बुक्स हैं, थ्योरी की बुक्स हैं। मेन तो तुम लोग को थ्योरी की लेनी पड़ेगी बेटा किताबें। जी लिस्टिंग, हाँ एक लिस्टिंग तैयार करो। ओके मैम। हाँ नाट्यशास्त्र और तो सब कुछ तुम लोग को मिलता चला जाएगा। एक बुक बहुत अच्छी है हमारे संगीत वाद्य, लालमणि मिश्रा जी की, मैंने तुम लोग को बताई थी, देखना हो तो देख लेना। हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी में भी बहुत अच्छी दी हुई है हमारे संगीत वाद्य, है ना? उसको देख सकते हो। और वो इसकी इतिहास की बहुत अच्छी अच्छी बुक्स दी हुई हैं। ठीक है, राम अवतार वीर जी की हैं, ठाकुर जयदेव सिंह की है। इस तरीके का भी आप देख सकते हो बुक्स को। एक दूसरे इसको तो एक लिस्ट बनाकर हमको भेजो, बनाओ, देखें कितने तुम लोग को देख रहे हो। ठीक है ना? ये रागों के ऊपर आधारित है किताबें और बहुत सारी हैं बुक्स। उसको आप देख के करो, नोट करो, कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछो। एक लिस्ट बनाओ तो थोड़ी तरीके से देखिए क्या क्या चीज तुम लोग के पास है। पूरा एक तुम 3 कॉलम करो, एक तो ईयर लिखो किस सन की, ठीक है, फिर पुस्तक का नाम और फिर उसके राइटर, ये 3 चीज डालो। किस ग्रंथ का नाम, किसने लिखी, किस सन में लिखी, ऐसे करके बनाओ पूरा एक चार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ट, इसको आप बनाओ। और सब सब ईयर का ले लो, सब कुछ आ जाएगा तुम्हारा। मैम बगैर लाइब्रेरी में गए कैसे पता चलेगा हमारे कौन सी किताबें हमें पढ़नी है? अच्छा चलो, मैं कहीं से ढूंढ के मैं निकाल के तुम लोग को दे दूंगी लिस्टिंग, ठीक है ना? थोड़ी बहुत देखो, फिर जब खुल जाएगा तो मैं बताती हूँ तुमको, ठीक है? कल जी जी देखो, देखती हूँ अगर जितना मैं तुमको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी, या तो लिखवा दूंगी जितना भी है बुक्स का एक मटेरियल, तो सबको हम लिखवा देंगे, ठीक है? जी मैम। और इसको बना के, हाँ इसको स्टडी करना शुरू करो, क्योंकि लाइब्रेरी में भी उसकी ना ओरिजिनल तो बुक मिलेगी नहीं, बट हमें ये पता होना चाहिए किस सन में किस में कैसे क्या लिखा गया है ना? जी जी हाँ एक उससे ना तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। भारत के बाद मतंग आए, मतंग के बाद शारंगदेव आए, तो उनके पुस्तक का नाम, उनकी बुक का नाम, ये इस तरीके से एक एक रिसर्च स्कॉलर के लिए तो बहुत ही आवश्यक है ये सब चीजें जानने के लिए। इसीलिए मैंने तुम लोग को हस्तलिपि और बुक्स क्या है, कैसे क्या है, और चीजें क्लियर होनी चाहिए। और हस्तलिपि की फोटो भी मैं देखो कल तुमको व्हाट्सएप ग्रुप में देखा, भेज दूंगी एक आध। हस्तलिपि होती कितनी खूबसूरत ढंग से लिखते थे ये लोग। जी और कुछ चीजें किसी को क्लियर करनी हो बेटा, थोड़ा थोड़ा करते चलो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही पढ़ाई में तुम लोगों को? नहीं मैम मेरा एक क्वेश्चन है हाँ, कि मैम बेसिकली जो म्यूजिक में हम रिसर्च करते हैं ज्यादातर मैंने देखा है कि वो सेकेंडरी डेटा पे करते हैं। क्या चीज? सेकेंडरी डेटा पे? जी जी। हाँ मतलब हाँ प्राइमरी डेटा में बहुत कम यूज करते हैं, मतलब ऐसे जो साइंटिफिक रिसर्च होती है उनमें ज्यादा यूज करते हैं।
हाँ मैम इसमें जब हम सिनॉप्सिस बनाते हैं तो सेकेंडरी डेटा के जैसे हमें उस पर रिसर्च करनी, तो कैसे हम मैम उसमें ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑल जो हम लिखते हैं वो कैसे उसको मतलब जनरलाइज करते हैं? थोड़ा क्लियर करो, हमें सब चीजें समझे, जैसे मतलब क्या तुम कॉन्सेप्ट में दिमाग में क्या है, एग्जाम्पल दो मुझे। मैम जैसे कि कुछ लोग जैसे कि रिसर्च करते हैं हमारा जो संगीत है, जैसे कि मान लीजिए अभी म्यूजिक थेरेपी पे मैंने कोई टॉपिक लिया, तो उसमें जैसे कि वो साइकोलॉजी से रिलेटेड है और कोई हमारे पास पेशेंट है या एनऑल है, हम उस पर स्टडी कर रहे हैं, तो जनरली हम अब इस पे हम प्राइमरी डेटा पे काम करते हैं। प्राइमरी डेटा मतलब? मैम जो हम फर्स्ट हैंड डेटा होगा जो हम किसी पेशेंट से या हम उससे एक्सपीरियंस से पूछेंगे कि कैसे क्या, जो क्वेश्चनर हाँ टाइप। हाँ हाँ हाँ। और मैम सेकेंडरी मतलब मुझे वो ये नहीं समझ आ रहा है कि जैसे कि दूसरी रिसर्च है, हमें कुछ बुक से ही जो है डेटा कलेक्ट करना है, प्राइमरी डेटा पे काम ही करना है। ओके ओके, वो चीज एक्सपेरिमेंटल हो गई, एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल, जी जी ये कहना चाह रहे हो ना? बिल्कुल मैम जी एग्जैक्टली मैंने एक्सपेरिमेंट मैंने किया और उसको रिजल्ट निकाला। तो देखो कोई जी भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसकी बैक में तो जाना जरूरी होता है ना। तो हम जी पहले स्टडी करेंगे उसकी पुरानी एक्सपेरिमेंट्स कितने दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल तुमने किसी पेशेंट को लिया, जिस जी टाइप का भी पेशेंट लिया, तो उसकी बैक में जितनी रिसर्चेज हुई है उसका भी हमको स्टडी करना पड़ेगा। और ये जी जैसे तुमने कहा, जहां तक मुझे लग रहा है कि तुम दो चीज में क्लियर होनी चाहिए, एक तो थियोरेटिकल होगा, एक जी प्रैक्टिकल। क्लियर? एग्जैक्टली जी जी प्रैक्टिकल और एक थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल मतलब हमने कई सारी बुक्स पढ़ी, पढ़कर जो मुझको समझ में आया वो मैंने डिस्कस किया लोगों के साथ, है ना, और जी उसको उसके फैक्ट्स को मैंने दे दिया। ये ओके मैम एक थ्योरेटिकल हो गया बेटा, ठीक है ना। जी जी देखो ये डिफरेंट अप्रोचेस हैं, एक जी जी थ्योरेटिकल अप्रोच हो गई और एक हो गई प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल यानी कि प्रैक्टिकली मैंने वो काम किया, एक्सपेरिमेंट लगाया और जी उसको साइंटिफिकली ढंग से इसको प्रूव किया। जी यही चाह रही हो ना? बिल्कुल मैम जी। हाँ, तो अब इसमें क्या देखना चाहते हो, क्या चीज पूछना चाहते हो? तो मैम जैसे कि अभी आपने बताया कि जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें हम डिफरेंट टाइप्स की बुक्स को स्टडी करते हैं और उसका एक हम्म कंक्लूजन निकाल के हम मतलब दे देते हैं कि हमने ये काम किया है और ये चीज़ है। जैसे कोई हम्म टॉपिक हमने बनाया हम्म और प्रैक्टिकल में जैसे कि आपने बताया कि हाँ हमने डेटा कलेक्ट किया, वो फर्स्ट हैंड है, वो कभी अभी तक हुआ नहीं है, तो हम उसको एक तरीके से हम कर रहे हैं हम्म प्रेजेंट में। हम्म हम्म तो जैसे कि मैम हमारा जो काम है मान लीजिए थ्योरी पे बेस्ड है, तो हाँ, हम जो मैम सिनॉप्सिस बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, मतलब डिफरेंस क्या है दोनों में, थ्योरेटिकल एंड जो प्रैक्टिकल का जो सिनॉप्सिस बनेगा? सिनॉप्सिस का बेटा एक पॉइंट्स होते होंगे ना, उसकी हाइपोथेसिस, उसका यूज, उसका मेथोडोलॉजी क्या रहेगी आपकी, आप क्या क्या चीजें यूज करेंगे, है ना, जी जी ये होता ना उसके पॉइंट्स। जी जी तो देखो, अगर प्रैक्टिकल भी करोगे ना तो पहले तो आपको थ्योरी देना ही पड़ेगा। अगर प्रैक्टिकल कर रहे हो तो उसमें देना पड़ेगा कि हमको ये हम चीजें प्रयोग करेंगे, ये हम टेस्ट अप्लाई करेंगे, ये हम एक्सपेरिमेंट्स इस ढंग से करेंगे, ये मेथोडोलॉजी होगी। तो आपकी टोटली मेथोडोलॉजी चेंज हो जाएगी। थ्योरेटिकल काम होगा तो उसमें मेथोडोलॉजी में हमारा क्या रहेगा, लाइब्रेरी हम कंसल्ट करेंगे, लोगों से जाएंगे, बात करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, ये चीज आई तुम्हारी। तो मेथड मेथड जो है आपका करने का ढंग, विधि, वो जी बदल जी जाएगा वो दोनों में। ओके मैम, नहीं वो गॉट दोनों इट मैम चीजें बदल जाएंगी। जी लेकिन आप एक्सपेरिमेंटल में, आप अगर आप एक्सपेरिमेंट करें तो आपको उसमें देना पड़ेगा कि ये मैं ये टेस्ट अप्लाई करूंगा, ये जी टेस्ट मैं जी यहाँ से लूंगा। और इवन मेरे ख्याल से सिनॉप्सिस पास जब होती है उस टाइम टेस्ट का देना भी पड़ता है, कि आप कहीं हवा में तो नहीं कह रहे हैं, जी मैं भी रिकॉर्ड में दिखाइए कौन से टेस्ट करेंगे, क्या करेंगे। तो उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। जहां तक कि बुक्स का होता है, जो तुम थ्योरेटिकल होता है, उसमें हम जो कॉन्सेप्ट होता है उसके ऊपर डिस्कशन होता है कि हमें ये ओके मैम करना है, तो वो कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करेंगे। जी जी जैसे कि महिलाओं का योगदान संगीत में, तो जी अब उस संगीत में क्या योगदान कौन कौन सा रहा है आप बताइए। जी क्लियर हो गया? एक जी आएगा मैम कि एक प्रैक्टिकली हम जा जाके देखेंगे, तो वो थ्योरेटिकल अलग हो गया और ये प्रैक्टिकल। ये चीज देखो, प्रैक्टिकल तो दोनों में ही थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन जी ढंग बदल जाता है, उसका मेथड बदल जाता है बस खाली। जी 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 और अब क्योंकि इतनी ज्यादा रिसर्चेस हो रही हैं, पहले तो म्यूजिक में बहुत कम रिसर्चेस होती थी। आई थिंक आज से 30 इतना ज्यादा अवेयरनेस हो गई, और अब जरूरी भी हो गया सबके लिए, और बहुत जरूरी है भी ये बेटा। ये हमको रिसर्च नई नई नए नए फैक्ट सामने लाना चाहिए,
नए नए फैक्ट्स, तो उसके लिए डेप्थ में स्टडी करो, आप बुक्स बताओ उसकी कि हम फला फला ये, और जो भी आपको कॉन्सेप्ट वो क्लियर होना बहुत आवश्यक है जब भी सिनॉप्सिस आप जाओगे। जी हाँ। हाँ, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा वो। चाहे चाहे आपका एक्सपेरिमेंटल काम हो चाहे थियोरेटिकल काम हो, आप कर क्या रहे हो। और दूसरी चीज, थियोरेटिकल अगर आप कर रहे हो तो उसमें आपकी नवीनता होनी चाहिए, ये नहीं कि सेम रेपिटेशन हो गया है, जरूरी चीजें। तो उसके लिए आगे उसके पहले आप जैसे स्त्रियों का योगदान तो ढेरों आप पढ़ डालो पहले कि कौन कौन किसका क्या कहोगे क्या है, ऐसा तो नहीं कि हो चुका है। और कुछ जो तुम्हारा होता है थीसिस, बहुत सी जीवनियों पर भी आधारित होती है, किसी का जीवन के ऊपर होता है काम, बहुत सारे होते हैं। तो एक्चुअली पहले आप अपना गाइड अब फाइनल करोगे, अब गाइड से जाकर अपना समझो, आप आपको जिसको भी गाइड लेना है उनसे जाके डिस्कस करो, कुछ अपनी बातें रखो, है ना। आप कुछ टॉपिक डिस्कस करोगे, उससे डिस्कस करने से पहले आप जाके डेप्थ में पहले पढ़ो, एक पेज पे टॉपिक लिख लो, टॉपिक जी लिखने हाँ। के बाद उसको जाके देखो। ये तो नहीं कि आप जो सोच रहे हो उसके ऊपर 10 लोग पहले कर चुके हैं काम, है ना। जी तो ऐसे में चीज तो फिर नई चीज तो कुछ होगी नहीं आपकी। तो नया चीज हम कैसे क्या ला सकते हैं, या कुछ उसको आप जितना स्टडी करोगे, अगेन बुक्स का रोल आता है यहाँ पर, बुक्स का और लाइब्रेरी का जाकर रोल आता है कि अगर ऐसा काम हो चुका है, इतना हो चुका है, तो हम इसमें, लेकिन इसका ये एस्पेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है ना। अब जैसे स्त्रियों पर तो काम हो चुका है, लेकिन पर्टिकुलर घराने की स्त्रियों पर नहीं हुआ है, तो हम उस घराने की स्त्री गायिकाओं के ऊपर हम काम शुरू कर देंगे। एक एस्पेक्ट निकला नया हमको, जी समझ रहे चीजें। हाँ, जी तो वो नयापन होगा, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। उनकी बंदिशों के ऊपर कर लिया, पर्टिकुलर स्त्री गायिका हैं, उनकी गायकी कैसी थी, उनकी बंदिशें क्या थी, वो कौन सी बंदिशें पसंद करती थी, एक नया एस्पेक्ट हो गया। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी काम, देखो काम बहुत कुछ किया जा सकता है, और बहुत अच्छी बात है तुम सब लोग को इतना दिमाग खुल रहा है तुम लोग का, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जैसे कि हम लोग एक एक टॉपिक पे बताया जाए, इतना बढ़िया हो रहा है, और नॉलेज इतनी अच्छी तुम लोग को मिल रही है, कैसे क्या कर सकते हैं। और आजकल तो बहुत चीजें के रास्ते खुल गए हैं, तो आप उन रास्तों का प्रयोग करके अपना जो हमारा रिसर्च वर्क है उसके अंदर कुछ नई चीज लाओ, कुछ नया डेवलपमेंट लाओ, जिससे कि आने वाली जनरेशन भी फायदा ले, और हमारा एजुकेशन है, जो हमारा खुद का ज्ञान है, वो भी एक उसको नई दिशा मिले। इन सब चीजों का बहुत इम्पोर्टेंस है बेटा, और इसको करो, और हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। एनी टाइम कभी भी कुछ लगे तो आप लोग इस तरीके से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है ना। किसी जी को मैम, और कुछ थैंक यू मैम। पूछना है बेटा? हिम्मत मत हारना, बस करे रहो, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें तुम्हारे सामने आएंगी, और एक नया चीजें तुमको क्लियर होती जाएंगी, और तुम लोग को कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारे बढ़ेगा। नए पेपर्स लिखो, पब्लिश करो पेपर्स, जर्नल्स की स्टडीज करो, बुक्स पढ़ो, इससे अपना जितना डेप्थ में कर सकते हो उसको करो बेटा, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना हो? और लाइब्रेरीज तो बहुत सारी, कानपुर में भी आप आईआईटी भी जा सकते हो अगर पॉसिबल है। हमारी कॉलेज की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटी आप जा सकते हो, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी सीएसजे की, छत्रपति शिवाजी जी महाराज की यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, आप लोग जाओ वहां पर, उसका यूज करो। लेकिन अभी तो कोरोना के मारे नहीं जा पाते होगे ना, प्रॉब्लम होगी, बंद ही चल रहा है। बट जब भी नॉर्मल हो जाए सिचुएशन, आप एक बार यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी भी जाना, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, कोशिश करना, वहाँ की मेंबरशिप कैसे क्या मिलती है उसके बारे में पता कर लेना। और बुक्स जो है, इतनी कॉस्टली बुक्स हैं, उसको स्टडी करो। कानपुर में बहुत अच्छा दिया हुआ है बेटा, बुक्स काफी है यहाँ पर। और नहीं तो आपके पास लखनऊ है, लखनऊ में आप, जैसे मैंने बताया, भातखंडे है, संगीत नाटक अकेडमी है, कथक केंद्र है, वहां जाकर आप अपना स्टडी कर सकते हो लाइब्रेरी का। और बहुत इजी होता है, लाइब्रेरी में अपना एक लेटर आप लेके जाओगे अपनी अथॉरिटी से, जो भी तुम्हारे रिसर्च गाइड हैं उनकी एक लेटर ले जाओ, या फॉरवर्ड करा लो अथॉरिटी से, जिसको भी हर जगह अलग अलग मांगते हैं, बस मोस्टली तो वो गाइड का मांगते हैं लेटर, कि आप अपने गाइड का एक लेटर ले आइए कि आप काम कर रहे हैं उनके अंदर, अपने सिनॉप्सिस उनको जमा करनी होती है, तो अपनी सिनॉप्सिस आप जमा कर दो, गाइड का लेटर दे दो,
और वहाँ पे जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज होंगी वो उसको कंप्लीट करके आपको पूरा एक लाइब्रेरी का उसका यूज भी कर सकते अच्छे से। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स दी हुई है, रेयर बुक्स दी हुई है, कई कई ऐसी बुक्स मिलेंगी कि लगेगा कि हाँ बहुत नॉलेज मिलेगी तुम लोगों को। एक सबसे पहले तो अपने कॉलेज की लाइब्रेरी, जहाँ सबसे नॉर्मल सिचुएशन हो जाए, सबसे पहले तो कॉलेज की लाइब्रेरी के मेंबरशिप लो और उसको बढ़ाओ। बहुत अच्छी लाइब्रेरी है हमारे कॉलेज में। और यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने बताया, यूनिवर्सिटी की भी लाइब्रेरी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो कल हम लोग का फिर हमारा 1:30 बजे मेरा क्लास है बेटा, तो 1:30 बजे हम कल तुमको मिलेंगे और कुछ और नए टॉपिक्स को देखते हैं। ठीक है, कुछ डिस्कस करना है तो कल भी आप अपना कोई चीज डिस्कस कर सकते हो। ओके ओके मैम, चल, थैंक यू बेटा। जी मैम, थैंक यू मैम। प्रणाम मैम। जी मैम। प्रणाम। थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा, बाय बेटा, वेलकम बेटा।